नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। एग्जिट पोल रिजल्ट 2024 दक्षिण भारत में बीजेपी के काम आई 4 रणनीतियां। आइए हम इस पर बात करते हैं। अगर आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को सही माने तो बीजेपी ने केरल और तमिलनाडु में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बीजेपी का दक्षिण विजय का सपना तो पूरा नहीं हो रहा है, पर दरवाजा खुल रहा है, तो कुर्सी भी एक दिन मिल ही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना सपना साकार होता दिख रहा है। दक्षिण भारत में धमक के साथ बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ाती दिख रही। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को लेकर हमेशा से ही संदेह होता रहा है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विपक्ष ने एक मिथक पैदा किया है कि भाजपा दक्षिणी राज्यों में कोई ताकत नहीं है या वहां उसकी मौजूदगी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के चुनाव में भी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही थी। एक बार फिर मैं यह कहता हूं, इस बार दक्षिण में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा होगी तथा उसके सहयोगियों को और अधिक सीटें मिलेंगी। हम दक्षिण क्षेत्र में अपनी सीटों की संख्या और मत प्रतिशत में भी बड़ी वृद्धि देखेंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बारे में आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल तो वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी के बारे में कुछ ऐसा ही कह रहा है। पहली बात, मोदी का दक्षिण भारत में फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से ही दक्षिण के राज्यों को विशेष महत्व दे रहे थे। मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की हैं। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई हैं। 2022 में दक्षिण के इन राज्यों में 13 यात्राएं की, जबकि 2023 में यात्राओं की संख्या 23 और 23 अप्रैल 2024 तक यात्राओं की संख्या 17 थी। एक रिपोर्ट बताती है कि पीएम मोदी की दक्षिण भारत की यात्राओं में केंद्र की भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल के 14% के मुकाबले 18% बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक यात्राएं कर्नाटक में की। उसके बाद तमिलनाडु में 49, केरल में 25, तेलंगाना में 22 और आंध्र प्रदेश में 15 का स्थान रहा है। मोदी की दक्षिणी राज्यों में 146 यात्राओं में 64 आधिकारिक और 56 गैर आधिकारिक यात्राएं, जिनमें चुनावी रैलियां और पार्टी समारोह आदि शामिल थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने दक्षिणी राज्यों की अपनी 146 यात्राओं के दौरान 356 कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से अधिकतम 144 रैलियां जैसी थी, जबकि 43 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जैसे विकास संबंधी कार्यक्रम थे। दूसरी बात, केरल में बड़े चेहरे उतारना फायदेमंद साबित हुआ। केरल पिछले दशक से ही बीजेपी के टारगेट पे रहा है। आरएसएस के जितने कार्यकर्ताओं की केरल में हत्या हुई है, देश में कहीं नहीं हुई है। केवल चुनाव के दौरान ही पीएम ने 6 बार रैलियां की हैं। इसके पहले भी लगातार वो केरल आए हैं। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में 13% से ज्यादा वोट मिले थे, पर एक भी सीट जीतने में सफलता नहीं मिली थी। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार एनडीए को 27% वोट मिलता दिख रहा है, जिसमें बीजेपी को 21% और बीजीडीएस को 6% वोट मिल सकता है। जहां तक सीटों का मामला है, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है, पर 2 से 3 सीटें मिलती जरूर दिख रही हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी का बड़े नाम वाले चेहरे उतारने की रणनीति सफल हुई। हालांकि पीएम मोदी ने कहा था कि बीजेपी की सीटें दहाई आंकड़े को पार करेगी, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पर उम्मीद की किरण तो पार्टी ने दिखा ही दी है। पार्टी ने यहाँ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी और कांग्रेस से बीजेपी में आए ए.के. एंटनी के पुत्र ए.के. एंटनी जैसे ताकतवर लोगों को टिकट दिया। ये सभी लोग कड़ी फाइट देते दिख रहे हैं। तीसरी बात, तमिलनाडु में छोटे दलों को जोड़ना काम आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अब तमिलनाडु में एक मजबूत पार्टी का रुख अख्तियार कर रही है। अगर आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे को सही माने तो पार्टी का वोट परसेंटेज 3.6% से बढ़कर 14% के लेवल पर पहुंच रहा है। अगर एनडीए का ओवरऑल परसेंटेज देखें तो करीब 22% वोट मिलता दिख रहा है। यह तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान 12 जगहों पर मोदी की रैलियों का कमाल नहीं है,
बल्कि इसके पीछे पार्टी की रणनीति का भी कमाल है। जाहिर है कि इसके लिए महत्वपूर्ण गेम प्लान भी तैयार किया गया। काशी में शुरू तमिल संगमम इसकी शुरुआत भर थी। नई पार्लियामेंट में सेंगुल की स्थापना इस प्लान का दूसरा चरण था। इसके साथ ही राज्य में मजबूत होने के लिए पार्टी ने 6 दलों से गठबंधन किया है। इनमें सबसे अहम पीएमके है। बीजेपी ने तमिल मनीला कांग्रेस और दिनाकरन की अम्मा मक्कल मुनेंद्र कड़गम AMMK के साथ भी गठबंधन किया। खुद 39 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए खुद को बड़े भाई के रूप में रखा। PMK को 10 सीट और AMK को 2 टिकट दिए गए। PMK का वन्नियार समुदाय करीब 6% आबादी पर व्यापक प्रभाव है और जो उत्तरी तमिलनाडु में अच्छा खासा प्रभाव रखती है। पूर्व IPS ऑफिसर अन्नामलाई के रूप में बीजेपी को एक अच्छा सेनापति मिलना भी काम कर गया। अन्नामलाई ने पिछले कई सालों से लगातार तमिलनाडु की राजनीति को गर्म किए हुए हैं। उन्होंने राज्य भर में यात्राएं निकाली, भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया। अन्नामलाई को फ्री हैंड देकर काम करने की रणनीति के चलते बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चौथी बात, कर्नाटक में JDS का साथ लेना फायदेमंद दिख रहा है। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को सबसे पहले सफलता मिली। बीजेपी यहां कई बार सरकार भी बना चुकी है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी थी और 28 में से 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। पर विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद पार्टी ने रणनीति बदली और खुद 25 सीटों पर लड़कर और 3 सीटें पूर्व PM देवेगौड़ा की पार्टी को देकर गठबंधन किया। इसके साथ ही पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर लिंगायतों को यह संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी में उनका सम्मान पहले की तरह ही है। आज तक माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 20 से 22 सीट और सहयोगी पार्टी JDS को 2 से 3 सीट मिलती दिख रही है। यानी पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें कम नहीं हो रही। हालांकि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कई फ्रीबीज वाली योजनाएं राज्य में बहुत लोकप्रिय हो रही थी। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों को बीजेपी के लिए इतनी बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसके साथ ही प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल और एक लिंगायत धर्म गुरु का बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी पार्टी के लिए नकारात्मक संदेश दे रहा था। दक्षिण भारत में बीजेपी की ये 4 रणनीतियां 4 जून को क्लियर हो जाएंगी कि कितना काम आ रही हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।